नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। ये कहने के साथ वह रेत में दौड़े और बंदूक किनारे पर रख गड़ाप से पानी में कूद पड़े और बहाव की ओर तैरने लगे, मगर आधा मील तक पूरा जोर लगाने पर भी चिड़िया ना पा सके। चिड़िया मरकर भी जैसे उड़ी जा रही थी। सहसा उन्होंने देखा, एक युवती किनारे की एक झोपड़ी से निकली। चिड़िया को बहते देखकर साड़ी को जांघों तक चढ़ाया और पानी में घुस पड़ी। एक क्षण में उसने चिड़िया पकड़ ली और मेहता को दिखाती हुई बोली, पानी से निकल आओ बाबूजी, तुम्हारी चिड़िया ये है। मेहता युवती की चपलता और साहस देखकर मुग्ध हो गए। तुरंत किनारे की ओर हाथ चलाए। 2 मिनट में युवती के पास जा खड़े हुए। युवती का रंग था तो काला और वह भी गहरा। कपड़े बहुत ही मैले और फूहड़ आभूषण के नाम पर केवल हाथों में 2-2 मोटी चूड़ियाँ। सिर के बाल उलझे अलग। मुखमंडल का कोई ऐसा भाग नहीं जिसे सुंदर या सुघड़ कहा जा सके, लेकिन उस स्वच्छ निर्मल जलवायु ने उसके कालेपन में ऐसा लावण्य भर दिया था और प्रकृति की गोद में पलकर उसके अंग इतने सुडौल, सुगठित और स्वच्छंद हो गए थे कि यौवन का चित्र खींचने के लिए उससे सुंदर कोई रूप न मिलता। उसका सबल स्वास्थ्य जैसे मेहता के मन में बल और तेज भर रहा था। मेहता ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम बड़े मौके से पहुंच गई, नहीं मुझे न जाने कितनी दूर तैरना पड़ता। युवती ने प्रसन्नता से कहा, मैंने तुम्हें तैरते आते देखा तो दौड़ी। शिकार खेलने आए होंगे? हाँ, आए तो थे शिकार ही खेलने, मगर दोपहर हो गया और ये चिड़िया मिली है। तेंदुआ मारना चाहो तो मैं उसका ठौर दिखा दूँ। रात को यहाँ रोज पानी पीने आता है, कभी कभी दोपहर में भी आ जाता है। फिर जरा सकचाकर सिर झुकाए बोली, उसकी खाल हमें देनी पड़ेगी। चलो मेरे द्वार पर, वहाँ पीपल की छाया है। यहाँ धूप में कब तक खड़े रहोगे? कपड़े भी तो गीले हो गए हैं। मेहता ने उसकी देह में चिपकी हुई गीली साड़ी की ओर देखकर कहा, तुम्हारे कपड़े भी तो गीले हैं। उसने लापरवाही से कहा, हमारा क्या, हम तो जंगल के हैं, दिन दिन भर धूप और पानी में खड़े रहते, तुम थोड़े ही रह सकते हो। लड़की कितनी समझदार है और बिल्कुल गंवार। तुम खाल लेकर क्या करोगी? हमारे दादा बाजार में बेचते हैं, यही तो हमारा काम है। लेकिन दोपहरी यहाँ काटे तो तुम खिलाओगी क्या? युवती ने लजाते हुए कहा, तुम्हारे खाने लायक हमारे घर में क्या है? मक्के की रोटियां खाओ तो धरी हैं, चिड़िए का सालन पका दूंगी, तुम बताते जाना जैसे बनाना हो। थोड़ा सा दूध भी है। हमारी गैया को एक बार तेंदुए ने घेरा था, उसे सींगों से भगाकर भाग आई। तब से तेंदुआ उससे डरता है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक औरत भी है। तुम्हारी घर वाली होगी? नहीं, घरवाली तो अभी नहीं है, जान पहचान की है। तो मैं दौड़कर उसको बुला लाती हूँ, तुम चलकर छाँव में बैठो। नहीं नहीं, मैं बुला लाता हूँ, तुम थक गए होगे। शहर का रहाइया जंगल में काहे आते होंगे? हम तो जंगली आदमी हैं, किनारे ही तो खड़ी होंगी। जब तक मेहता कुछ बोले वह हवा हो गई। मेहता ऊपर चढ़कर पीपल की छाँव में बैठे। इस स्वच्छंद जीवन से उनके मन में अनुराग उत्पन्न हुआ। सामने की पर्वतमाला दर्शन तत्व की भांति अगम्य और अत्यंत फैली हुई, मानो ज्ञान का विस्तार कर रही हो। मानो आत्मा उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस अगम्यता को उसके प्रत्यक्ष विराट रूप में देख रही हो। दूर के एक बहुत ऊंचे शिखर पर एक छोटा सा मंदिर था, जो उस अगम्यता में बुद्धि की भांति ऊंचा और खोया हुआ सा खड़ा था, मानो वहाँ तक पर मारकर पक्षी विश्राम लेना चाहता है और कहीं स्थान नहीं पाता। मेहता इन्हीं विचारों में डूबे थे कि युवती मिस मालती को साथ लिए आ पहुंची। एक वन पुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरी गमले के फूल की भांति धूप में मुरझाई और निर्जीव। मालती ने वेदिली के साथ कहा, पीपल की छाँव बहुत अच्छी लग रही है क्या? पीपल की छाँव बहुत अच्छी लग रही है क्या?
और यहाँ भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। युवती 2 बड़े बड़े मटके उठा लाई और बोली, तुम जब तक यहीं बैठो, मैं अभी दौड़ कर पानी लाती हूँ। फिर चूल्हा जला दूंगी और मेरे हाथ का खाओ तो मैं एक क्षण में बोटियाँ सेक दूंगी, नहीं तो अपने आप सेक लेना। हाँ, गेहूँ का आटा मेरे घर में नहीं है, मैं एक क्षण में रोटियां सेक दूंगी। यहाँ पर मिस प्रिंट है, नहीं आप सेक लेना। हाँ, गेहूं का आटा मेरे घर में नहीं है और यहाँ कोई दुकान भी नहीं है कि ला दूँ। मालती को मेहता पर क्रोध आ रहा था। बोली, तुम यहाँ क्यों आकर पड़े रहे? मेहता ने चढ़ाते हुए कहा, एक दिन जरा इस जीवन का आनंद भी तो उठाओ। देखो मक्के की रोटियों में कितना स्वाद है। मुझे मक्के की रोटियां खाई ही न जाएंगी और किसी तरह निगल भी जाऊं तो हजम न होंगी। तुम्हारे साथ आकर मैं बहुत पछता रही हूँ। रास्ते भर दौड़ा के मार डाला और अब यहाँ लाकर पटक दिया। मेहता ने कपड़े उतार दिए थे और केवल एक नीला जांघिया पहने हुए थे। युवती को मटके ले जाते देखा तो उसके हाथ से मटके छीन लिए और कुएं पर पानी भरने चले। दर्शन के गहरे अध्ययन में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा की थी। दोनों मटके लेकर चलते हुए उनकी मांसल भुजाएं, चौड़ी छाती, मछलीदार जांघें किसी यूनानी प्रतिमा के सुगठित अंगों की भांति उनके पुरुषार्थ का परिचय दे रही थी। युवती उन्हें पानी खींचते हुए अनुराग भरी आंखों से देख रही थी। वह अब उसकी दया के पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हो गए थे। कुआं बहुत गहरा था, कोई 60 हाथ मटके भारी थे। मेहता कसरत का अभ्यास करते रहने पर भी एक मटका खींचते खींचते शिथिल हो गए। युवती ने दौड़कर उनके हाथ से रस्सी छीन ली और बोली, तुमसे न खींचेगा, तुम जाकर खाट पर बैठो, मैं खींचे लेती हूँ। मेहता अपने पुरुषत्व का ये अपमान न सह सके। रस्सी उसके हाथ से फिर ले ली, जोर मारकर एक क्षण में दूसरा मटका भी खींच लिया। दोनों हाथों में दोनों मटके लिए आकर झोपड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। युवती ने चटपट आग जलाई, लाल सर के पंख झुलस डाले, छुरे से उसकी बोटियां बनाई और चूल्हे में आग दिलाकर मांस चढ़ा दिया। चूल्हे के दूसरे एले पर कढ़ाई में दूध उबालने लगी और मालती भौवें चढ़ाए खाट पर खिन्न मन पड़ी। इस तरह यह दृश्य देख रही थी मानो उसके ऑपरेशन की तैयारी हो रही हो। मेहता झोपड़ी के द्वार पर खड़े होकर युवती के गृह कौशल को अनुरक्त नेत्रों से देखते हुए बोले, मुझे भी तो कोई काम बताओ, मैं क्या करूं? युवती ने मीठी झिड़की के साथ कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाकर बाई के पास बैठो, बेचारी बहुत भूखी है, दूध गर्म हुआ जाता उसे पिला देना। उसने एक घड़े से आटा निकाला और गूंथने लगी। मेहता उसके अंगों का विलास देखते रहे। युवती भी रह रहकर उन्हें कनखियों से देखकर अपना काम करने लगती थी। मालती ने पुकारा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे सिर में जोर का दर्द हो रहा है, आधा सिर ऐसा फटा पड़ता है जैसे गिर जाएगा। मेहता ने आकर कहा, मालूम होता है धूप लग गई है, मैं क्या जानती थी तुम मुझे मार डालने के लिए यहाँ ला रहे हो। तुम्हारे साथ कोई दवा भी तो नहीं है क्या? मैं किसी मरीज को देखने आ रही थी जो दवा लेकर चलती। मेरा एक दवाओं का बक्स है, बस एमरी में है, उप सिर फटा जाता है। मेहता ने उसके सिर की ओर जमीन पर बैठकर धीरे धीरे उसका सिर सहलाना शुरू किया। मालती ने आंखें बंद कर ली। युवती हाथों में आटा भरे, सिर के बाल बिखेरे, आंख धुएं से लाल, सजल, सारी देह पसीने में तर, जिससे उसका उभरा हुआ वक्ष साफ झलक रहा था, आकर खड़ी हो गई और मालती को आंख बंद किए पड़ी देखकर बोली, बाई को क्या हो गया है? मेहता बोले, सिर में बड़ा दर्द है। पूरे सिर में है कि आधे में? आधे में बतलाती हैं। दाईं ओर है कि बाईं ओर? बाईं ओर। मैं अभी दौड़ के एक दवा लाती हूँ, घिसकर लगाते ही अच्छा हो जाएगा। तुम इस धूप में कहाँ जाओगी? युवती ने सुना ही नहीं, बेग से एक ओर से जाकर पहाड़ियों में छिप गई। कोई आधा घंटे बाद मेहता ने उसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते देखा। दूर से बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। मन में सोचा, इस जंगली छोकरी में सेवा का कितना भाव, कितना व्यवहारिक ज्ञान है। लू और धूप में आसमान पर चढ़ी चली जा रही है। मालती ने आंखें खोलकर देखा, कहाँ गई वह कलूटी? गजब की काली है, जैसे आबनूस का कुंदा हो।
इसे भेज दो, राय साहब से कहे आए। कार यहाँ भेज दे, इस तपिश में मेरा दम निकल जाएगा। कोई दवा लेने गई है, कहती है उससे आधा सीसी का दर्द बहुत जल्द आराम हो जाता है। इनकी दवाएं इन्हीं को फ़ायदा करती हैं, मुझे न करेंगी। तुम तो इस छोकरी पर लट्टू हो गए हो, कितने छिछोरे हो, जैसे रूह वैसे फरिश्ते। मेहता को कटु सत्य कहने में संकोच न होता था। कुछ बातें तो उसमें ऐसी हैं कि अगर तुम में होती तो तुम सचमुच देवी हो जाती। उसकी खूबियाँ उसे मुबारक, मुझे देवी बनने की इच्छा नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं जाकर कार लाऊं। यदि कार यहाँ आ भी सकेगी, मैं नहीं कह सकता। उस कलूटी को क्यों नहीं भेज देते? मैं तो दवा लेने गई है, फिर भोजन पकाएगी। तो आज आप उसके मेहमान हैं, शायद रात को भी यहीं रहने का विचार है। रात को शिकार भी तो अच्छा मिलते हैं। मेहता ने इस आक्षेप से चिढ़कर कहा, इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी और वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। मैं अपने किसी घनिष्ठ मित्र के लिए भी इस धूप में, लू में, इस ऊंची पहाड़ी पर न जाता, और हम केवल घड़ी भर के मेहमान हैं, ये वह जानती है। वह किसी गरीब औरत के लिए भी इसी तत्परता से दौड़ जाएगी। मैं विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम पर केवल लेख लिख सकता हूँ, केवल भाषण दे सकता हूँ। वह उस प्रेम और त्याग का व्यवहार कर सकती है। कहने से करना कहीं कठिन है, इसे तुम भी जानती हो। मालती ने उपहास भाव से कहा, बस बस, वह देवी है, मैं मान गई। उसके वक्ष में उभार है, नितंबों में भारीपन है, देवी होने के लिए और क्या चाहिए? मेहता तिलमिला उठे, तुरंत उठे और कपड़े पहने जो सूख गए थे, बंदूक उठाई, चलने को तैयार हुए। मालती ने फुंकार मारी, तुम नहीं जा सकते मुझे अकेली छोड़कर। तब कौन जाएगा? वही तुम्हारी देवी। मेहता हतबुद्धि से खड़े थे। नारी पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है, इसका आज उन्हें जीवन में पहला अनुभव हुआ। वह दौड़ी हाँफती चली आ रही थी। वही कलूटी युवती हाथ में एक झाड़ लिए हुए समीप आकर मेहता को कहीं जाने को तैयार देखकर बोली, मैं वह जड़ी खोज लाई, अभी घिसकर लगाती हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मांस तो पक गया होगा, मैं रोटियाँ सेक देती हूँ, दो एक खा लेना। बाई दूध पी लेंगी, ठंडा हो जाए तो चले जाना। उसने निसंकोच भाव से मेहता के अचकन की बटनें खोल दी। मेहता अपने को बहुत रोके थे, जी होता था उस गंवारिन के चरणों को चूम लें। मालती ने कहा, अपनी दवाई रहने दो। नदी के किनारे बरगद के नीचे हमारी मोटर कार खड़ी है, वहाँ और लोग होंगे, उनसे कहना कार यहाँ लाए। दौड़ी हुई जा। युवती ने दीन नेत्रों से मेहता को देखा। इतनी मेहनत से बूटी लाई, उसका ये अनादर। इस गंवारिन की दवा इन्हें नहीं जची तो ना सही उनका मन रखने को ही जरा सी लगवा लेती तो क्या होता। उसने बूटी ज़मीन पर रखकर पूछा, तब तक तो चूल्हा ठंडा हो जाएगा बाई जी, कहो तो रोटियां सेंक कर रख दूं। बाबूजी खाना खा लें, तुम दूध पी लो, दोनों जने आराम करो, तब तक मैं मोटर वाले को बुला लाऊंगी। मैं झोपड़ी में गई, बुझी हुई आग फिर जलाई, देखा तो मांस उबल गया था, कुछ जल भी गया था। जल्दी जल्दी रोटियां सेंकी, दूध गर्म था, उसे ठंडा किया, एक कटोरे में मालती के पास लाई। मालती ने कटोरे पर मुंह बनाया, लेकिन दूध त्याग न सकी। मेहता झोपड़ी के द्वार पर बैठकर एक थाली में मांस और रोटियां खाने लगे। युवती खड़ी, पंखा जल रही थी। मालती ने युवती से कहा, उन्हें खाने दे, कहीं भागे नहीं जाते, तू जाकर गाड़ी ला। युवती ने मालती की ओर एक बार सवाल की आंखों से देखा। ये क्या चाहती हैं, इनका क्या आशय है? उसे मालती के चेहरे पर रोगियों सी नम्रता, कृतज्ञता और याचना न दिखी थी। उसकी जगह अभिमान और प्रमाद की झलक थी। गंवारिन मनोभावों को पहचानने में चतुर थी। बोली, मैं किसी की लौंडी नहीं हूँ बाई जी, तुम बड़ी हो, अपने घर की बड़ी हो, मैं तुमसे कुछ मांगने तो नहीं जाती, मैं गाड़ी लेने न जाऊंगी। मालती ने डांटा, अच्छा तूने गुस्ताखी पर कमर बांधी, बता तू किसके इलाके में रहती है? ये राय साहब का इलाका है, तो तुझे उन्हीं राय साहब के हाथों हंटरों से पिटवाऊंगी। मुझे पिटवाने से तुम्हें सुख मिले तो पिटवा लेना बाई जी, कोई रानी महारानी थोड़े हूँ, लश्कर भेजनी पड़ेगी।
कोई रानी महारानी थोड़े हूँ कि लश्कर भेजनी पड़ेगी। मेहता ने 2-4 कौर निगले थे। मालती की ये बातें सुनी और कौर कंठ में अटक गया। जल्दी से हाथ धोया और बोले, ये नहीं जाएगी, मैं जा रहा हूँ। मालती भी खड़ी हो गई, उसे जाना पड़ेगा। मेहता ने अंग्रेजी में कहा, उसका अपमान करके तुम अपना सम्मान बढ़ा नहीं रही हो मालती। मालती ने फटकार बताई, ऐसी ही लौंडियाँ मर्दों को पसंद आती हैं जिनमें और कोई गुण हो या न हो, उनकी टहल दौड़ दौड़ कर प्रसन्न मन से करें और अपना भाग्य सराहें कि इस पुरुष ने मुझसे ये काम करने को तो कहा। वह देवियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, विभूतियाँ हैं। मैं समझती थी वह पुरुषत्व तुम में कम से कम नहीं है, लेकिन अंदर से, संस्कारों से तुम भी वही बर्बर हो। मेहता मनोविज्ञान के पंडित थे, मालती के मनोरहस्यों को समझ रहे थे। ईर्ष्या का ऐसा अनोखा उदाहरण उन्हें कभी न मिला था। उस रमणी में जो इतनी मृदु स्वभाव, इतनी उदार, इतनी प्रसन्न मुख थी। ईर्ष्या की ऐसी प्रचंड ज्वाला, बोले कुछ भी कहो, मैं उसे न जाने दूंगा। उसकी सेवाओं का ये पुरस्कार देकर मैं अपनी नज़रों में नीच नहीं बन सकता। मेहता के स्वर में कुछ ऐसा तेज था कि मालती धीरे से उठी और चलने को तैयार हो गई। उसने जल कर कहा, अच्छा तो मैं ही जाती हूँ, तुम उसके चरणों की पूजा करके पीछे आना। मालती 2-3 कदम चली गई तो मेहता ने युवती से कहा, तुम मुझे आज्ञा दो बहन, तुम्हारा ये नेह, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रहेगी। युवती ने दोनों हाथ से सजल नेत्र होकर उन्हें प्रणाम किया और झोपड़ी के अंदर चली गई। दूसरी टोली राय साहब और खन्ना की थी। राय साहब तो अपने उसी रेशमी कुर्ते और रेशमी चादर में थे, मगर खन्ना ने शिकारी सूट डाटा था। उसे शायद आज के लिए बनवाया था, क्योंकि खन्ना को आसामियों के शिकार से इतनी फुर्सत कहाँ थी कि जानवरों का शिकार करते। खन्ना ठीकने गहरे रूपवान आदमी थे, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आँखें, मुंह पर चेचक के दाग, बातचीत में बड़े कुशल। कुछ दूर चलने के बाद खन्ना ने मिस्टर मेहता का जिक्र छेड़ दिया, जो कल से ही उसके मस्तिष्क में राहु की भांति समाये हुए थे। बोले, ये मेहता भी कुछ अजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुआ मालूम होता है। राय साहब मेहता की इज्जत करते थे, उन्हें सच्चा और निष्कपट आदमी समझते थे, पर खन्ना से लेन देन का व्यवहार था। कुछ स्वभाव से शांत प्रिय भी थे, विरोध न कर सके। बोले, मैं तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ, कभी उनसे बहस नहीं करता, और करना भी चाहूँ तो उतनी विद्या कहाँ से लाऊं। जिसने जीवन के क्षेत्र में कभी कदम ही नहीं रखा, वह अगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धांत अलापता है तो मुझे उस पर हंसी आती है। मजे से 1000 माहवार फटकारते हैं, न जोरू न जाता, न कोई चिंता न बाधा। वह दर्शन न बघारे तो कौन बघारे। आप निर्द्वंद रहकर जीवन को संपूर्ण बनाने का स्वप्न देखते हैं, ऐसे आदमी से क्या बहस की जाए। मैंने सुना कि चरित्र अच्छा नहीं है। बेफिक्री में चरित्र अच्छा रह ही कैसे सकता है। समाज में रहो, समाज के कर्तव्य और मर्यादाओं का पालन करो, तब पता चले। मालती न जाने क्या देखकर उन पर लट्टू हुई जाती हैं। मैं समझता हूँ वह केवल तुम्हें जला रही हैं। वह मुझे क्या जलाएंगी बेचारी, मैं उन्हें खिलौने से ज़्यादा नहीं समझता। ये तो न कहो मिस्टर खन्ना, मिस मालती पर जान देते हो तुम। यूँ तो मैं आपको भी यही इल्ज़ाम दे सकता हूँ। मैं सचमुच खिलौना समझता हूँ, आप उन्हें प्रतिमा बनाए हुए हैं। खन्ना ने जोर से कहा मारा, हालांकि हंसी की कोई बात न थी। अगर एक लोटा जल चढ़ा देने से वरदान मिल जाए तो क्या बुरा। अब की राय साहब ने जोर से कहा मारा, इसका कोई प्रयोजन न था। तब आपने उस देवी को समझा ही नहीं। आप जितनी ही उसकी पूजा करेंगे, उतना ही वह आपसे दूर भागेगी। जितना ही दूर भागिएगा, उतना ही आपकी ओर दौड़ेंगी। तब तो उन्हें आपकी ओर दौड़ना चाहिए था, मेरी ओर। मैं उस रसिक समाज से बिल्कुल बाहर हूँ मिस्टर खन्ना। सच कहता हूँ, मुझ में जितनी बुद्धि, जितना बल है, वह इस इलाके के प्रबंध में ही खर्च हो जाता है। घर के जितने प्राणी हैं, सभी अपनी अपनी धुन में मस्त, कोई उपासना में, कोई विषय वासना में, कोहुकाऊ में मगन, और इन सब अजगरों को भक्ष देना मेरा काम है, कर्तव्य है।
मेरे बहुत से ताल्लुकेदार भाई भोग विलास करते हैं, ये सब मैं जानता हूँ, मगर वह लोग घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। कर्ज का बोझ सिर पर लदा जा रहा है, रोज़ डिग्रियाँ हो रही हैं, जिससे लेते हैं उसे देना नहीं जानते, चारों तरफ बदनाम। मैं तो ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा समझता हूँ। मालूम नहीं किस संस्कार से मेरी आत्मा में जरा सी जान बाकी रह गई, जो मुझे देश और समाज के बंधन में बांधे हुए है। सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा, मेरे सारे भाई शराब कबाब में मस्त थे, मैं अपने को रोक ना सका, जेल गया, लाखों रुपए की जेरवारी उठाई, अभी तक उसका तावान दे रहा हूँ। मुझे उसका कोई पछतावा नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे उसका गर्व है। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग ना करे, बलिदान ना करे। मुझे क्या अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं, अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं, मगर करूं क्या? जिस व्यवस्था में पला जिया उससे अलग होने का मोह त्याग नहीं सकता, और उसी चरखे में रात दिन पड़ा रहता हूँ कि किसी तरह इज्जत आबरू बची रहे, आत्मा की हत्या ना होने पाए। ऐसा आदमी मिस मालती क्या किसी भी मिस के पीछे नहीं पड़ सकता, और पड़े तो उसका सर्वनाश ही समझिए। हाँ, थोड़ा सा मनोरंजन कर लेना दूसरी बात है। मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले। 2 बार जेल गए थे, किसी से दबना ना जानते थे, खद्दर ना पहनते थे, फ्रांस की शराब पीते थे, अवसर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफ़ें झेल सकते थे, जेल में शराब छुई तक नहीं, और A क्लास में रहकर भी C क्लास की रोटियां खाते रहे। हालांकि उन्हें हर तरह का आराम मिल सकता था, मगर रण क्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल के नहीं चल सकता। उनके जीवन में थोड़ी सी रसिकता लाजिम थी। बोले, आप सन्यासी बन सकते हैं, मैं तो नहीं बन सकता। मैं तो समझता हूँ कि जो भोगी नहीं वह संग्राम में भी पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। जो रमणी से प्रेम नहीं कर सकता उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं। राय साहब मुस्कुराए। आप मुझी पर आवाज़ें कसने लगे। आवाज़ नहीं, तत्व की बात है। शायद हो, आप अपने दिल के अंदर बैठ कर तो देखिए तो पता चले। मैं तो बैठ कर देख चुका। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वहाँ और चाहे जितनी बुराइयाँ हों, विषय की लालसा नहीं है। तब मुझे आपके ऊपर दया आती है। आप जो इतने दुखी और निराश चिंतित हैं, इसका एकमात्र कारण आपका निग्रह है। मैं तो ये नाटक खेल कर रहूँगा, चाहे दुखांत ही क्यों न हो। वह मुझसे मजाक करती हैं, दिखाती हैं कि मुझे तेरी परवाह नहीं, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला मनुष्य नहीं। मैं अब तक उसका मिजाज नहीं समझ पाया, कहाँ निशाना ठीक बैठेगा इसका निश्चय न कर सका, लेकिन वह कुंजी शायद आपको मिले। मेहता शायद अपनी बाजी मार ले जाएं। एक हिरन कई हिरनियों के साथ चल रहा था, बड़े सींगों वाला, बिल्कुल काला। राय साहब ने निशाना बांधा। खन्ना ने रोका, क्यों हत्या करते हो यार, बेचारा चर रहा है, चरने दो। धूप तेज हो गई, आइए कहीं बैठ जाएं, आपसे कुछ बात करनी है। राय साहब ने बंदूक चलाई, मगर हिरन भाग गया। बोले, एक शिकार मिला भी तो निशाना खाली गया, एक हत्या से बचे। आपके इलाके में ऊख होती है बड़ी कसरत से, तो फिर क्यों न हमारे शुगर मिल में शामिल हो जाइए। हिस्से धड़ाधड़ बिक रहे हैं, और आप ज़्यादा नहीं 1000 हिस्से खरीद लें। गजब किया, मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? इतने नामी इलाकेदार, आपको रुपए की कमी है? कुछ 50,000 ही तो होते हैं, उनमें भी अभी 25% ही देना है। नहीं भाई साहब, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल रुपए नहीं। रुपए जितने चाहे मुझसे ले लीजिए, बैंक आपका है। हाँ, अभी आपने अपनी ज़िंदगी इंश्योर ना कराई होगी। मेरी कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी लीजिए। 100-200 रुपये तो आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं। इकट्ठी रकम मिल जाएगी 40-50,000। लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते। हमारी नियमावली देखिए, हम पूर्ण सहकारिता के सिद्धांत पर काम करते हैं। दफ्तर और कर्मचारियों के खर्च के सिवा नफ़े की एक पाई भी किसी की जेब में नहीं जाती।
आपको आश्चर्य होगा कि इस नीति से कंपनी कैसे चल रही है। मेरी सलाह से थोड़ा सा एक काम भी शुरू कर दीजिए। ये तो आज सैकड़ों करोड़पति बने हुए हैं, सब इसी स्पेकुलेशन से बने हैं। रुई, शक्कर, गेहूँ, रबर, किसी जिन्स का सट्टा कीजिए, मिनटों में लाखों का उबारा निवारा होता है। काम जरा अटपटा है, बहुत से लोग गच्चा खा जाते हैं, लेकिन वही जो अनाड़ी है, आप जैसे अनुभवी, सुशिक्षित, दूरदर्शी लोगों के लिए इससे ज़्यादा नफ़े का काम ही नहीं। बाजार का चढ़ाव उतार कोई आकस्मिक घटना नहीं, इसका भी विज्ञान है। एक बार उसे गौर से देख लीजिए, फिर क्या मजाल की धोखा हो जाए। राय साहब कंपनियों पर अविश्वास करते थे। दो एक बार इसका उन्हें कड़वा अनुभव भी हो चुका था, लेकिन मिस्टर खन्ना को उन्होंने अपनी आंखों से बढ़ते देखा था। उनकी कार्य दक्षता के कायल हो गए थे। अभी 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था, वह केवल अपने अध्य व्यवसाय, पुरुषार्थ और प्रतिभा से शहर में पूजता है। उसकी सलाह की उपेक्षा न की जा सकती थी। इस विषय में अगर खन्ना उनके पथ प्रदर्शक हो जाएं, तो उन्हें बहुत कामयाबी हो सकती है। ऐसा अवसर क्यों छोड़ा जाए। तरह तरह के प्रश्न करते रहे। सहसा एक देहाती एक बड़ी सी टोकरी में कुछ जड़ें, कुछ पत्तियां, कुछ फल लिए आता नजर आया। खन्ना ने पूछा, अरे क्या बेचता है। देहाती शक पका गया, डरा कहीं बेगार में न पकड़ा जाए। बोला, कुछ तो नहीं मालिक, यही घास पात है। क्या करेगा इनका। बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है बता। देहाती ने अपनी औषधालय खोल कर दिखलाया। मामूली चीज़ें थीं जो जंगल के आदमी उखाड़ कर ले जाते हैं और शहर में अत्तारों के हाथ 2-4 आने में बेच आते हैं, जैसे मकोए, कंघी, सहदैया, कुकरौंदा, धतूर के बीज, मदार के फूल, करचे, घमची। एक एक चीज़ दिखाता था, रटे हुए शब्दों में उसके गुण भी बयान करता था। ये मकोए है सरकार। ताप हो, मंदाग्नि हो, तिल्ली हो, धड़कन हो, सूल हो, खांसी हो, एक खुराक में आराम हो जाता है। ये धतूरे के बीज है मालिक, गठिया हो, बाई हो। खन्ना से ने दाम पूछा, उसने 8 आने कहे। खन्ना ने 1 रुपया फेंक दिया और उसे पड़ाव तक रख आने का हुक्म दिया। गरीब ने मुँह मांगा दाम ही नहीं पाया, उसका 2 गुना पाया। आशीर्वाद देता चला गया। राय साहब ने पूछा, आप ये घास पात लेकर क्या करेंगे। खन्ना ने मुस्कुराकर कहा, इसकी अशर्फियाँ बनाऊंगा। मैं कीमियागार हूँ, ये आपको शायद नहीं मालूम। तो यार वह मंत्र हमें भी सिखा दो। हाँ हाँ, शौक से, मेरी शागिर्दी कीजिए। पहले सभा से लड्डू लाकर चढ़ाइए, तब बताऊंगा। बात यह है कि मेरा तरह तरह के आदमियों से साबका पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो जड़ी बूटियों पर जान देते हैं। उनको इतना मालूम हो जाए कि ये किसी फ़कीर की दी हुई बूटी है, फिर आपकी खुशामद करेंगे, नाक रगड़ेंगे, और आप ये चीज़ उन्हें दे दें तो हमेशा के लिए आपके ऋणी हो जाएंगे। 1 रुपये में अगर 10-20 बुद्धुओं पर एहसान का नमदा कसा जा सके तो क्या बुरा। जरा से एहसान से बड़े बड़े काम निकल जाते हैं। राय साहब ने कौतूहल से पूछा, मगर इन बूटियों के गुण आपको याद कैसे रहेंगे। खन्ना ने कहा मारा, आप भी राय साहब बड़े मज़े की बातें करते हैं। जिस बूटी में जो गुण चाहे बता दीजिए, वह आपकी लियाकत पर मुनहसर है। सेहत तो रुपए में 8 आने विश्वास से होती है। आप जो इन बड़े बड़े अफसरों को देखते हैं और इन लंबी मूछ वाले विद्वानों को, इन रईसों को, ये सब अंधविश्वासी होते हैं। मैं तो वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर को जानता हूँ जो कुकरौंदे का नाम भी नहीं जानते। इन विद्वानों का मजाक तो हमारे स्वामी जी खूब उड़ाते हैं। आपको तो कभी उनके दर्शन न हुए होंगे। अब कि आप आएंगे तो उनसे मिलवाऊंगा। जब से मेरे बगीचे में ठहरे हैं, रात दिन लोगों का तांता लगा रहता है। माया तो उन्हें छू भी नहीं गई, केवल एक बार दूध पीते हैं। ऐसा विद्वान महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। न जाने कितने वर्ष हिमालय पर तप करते रहे, पूरे सिद्ध पुरुष हैं। आप उनसे अवश्य दीक्षा लीजिए। मुझे विश्वास है कि आपकी ये सारी कठिनाइयाँ छूमंतर हो जाएंगी।
आपको देखते ही आपका भूत भविष्य सब कहे सुनाएंगे। ऐसे प्रसन्न मुख हैं, देखते ही मन खिल उठता है। ताज्जुब तो ये है कि खुद इतने बड़े महात्मा हैं, मगर सन्यास और त्याग, मंदिर, मठ, संप्रदाय, पंथ, इन सबको ढोंग कहते हैं, पाखंड कहते हैं। रूढ़ियों के बंधन तोड़ो, मनुष्य बनो। देवता बनने का ख्याल छोड़ो, देवता बनकर तो मनुष्य न रहोगे। राय साहब के मन में शंका हुई। महात्माओं में उन्हें भी ये विश्वास था जो प्रभुता वालों में आम तौर पर होता है। दुखी प्राणी को आत्मचिंतन में जो शांति मिलती है, उसके लिए भी वह लालायित रहते थे। जब आर्थिक कठिनाइयों से निराश हो जाते, मन में आता संसार से मुंह मोड़कर एकांत में जा बैठे, मोक्ष की चिंता करें। संसार के बंधनों को वह भी साधारण मनुष्यों की भांति आत्मोन्नति के मार्ग की बाधाएं समझते थे। इनसे दूर हो जाना ही उनके जीवन का आदर्श भी था। लेकिन संन्यास और त्याग के बिना बंधनों को तोड़ने का और क्या उपाय है। लेकिन जब ये संन्यास को ढोंग कहते हैं तो खुद क्यों संन्यास लिया। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।